Assalamu alaikum. Hope so you all are good. Today we have the third lecture on environmental pollution, माहौलियाती आलूदगी. So let's begin the lecture. Today's first topic is preventive measures to reduce pollution. आलूदगी को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर या फिर ऐसे एहतियाती तरीके जिनसे हम आलूदगी को कम कर सकते हैं. We should shift the factories away from the cities to reduce the effects of pollution. हमें फैक्ट्रीज को शहरों से बाहर या शहरों से दूर शिफ्ट करना चाहिए ताकि हम आलूदगी के असरात को कम कर सकें. द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज शुड बी मेड इनअफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इन द एयर. उसके अलावा फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें जो पॉइजनस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनको इनअफेक्टिव कर जाना चाहिए, उनके असरात को कम कर देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए एटमॉस्फेयर में या हवा में रिलीज करने से पहले. पोल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी पोर्ड इनटू रिवर्स, कैनाल्स एंड लेक्स. उसके अलावा जो आलूदा पानी होता है उसको दरियाओं, नहरों और झीलों में नहीं बहाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको कोई नुकसान नहीं होगा. द गार्बेज एंड सॉलिड वेस्ट ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ प्रॉपर वे. उसके अलावा घरों और फैक्ट्रियों का कूड़ा करकट और उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमें एक प्रॉपर वे में, एक मुनासिब तरीके में या प्रॉपर मैनेजमेंट से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. द नंबर ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी रिड्यूस्ड इन स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स शुड बी बैन्ड. ट्रांसपोर्ट जिसमें से धुआं निकलता है या हम अपनी ट्रांसपोर्ट को एक हद तक कम कर देना चाहिए या वो व्हीकल्स जिनमें से धुआं निकलता है उनको बैन कर देना चाहिए. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट शुड बी रिड्यूस्ड. दरख्तों और जंगलात की कटाई को कम करना चाहिए. देयर शुड बी मोर ट्री प्लांटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी चाहिए. Interesting information. The government of Pakistan is launching awareness campaign for tree plantation. हुकूमत पाकिस्तान ने शजरकारी के लिए एक आगाही कैंपेन लॉन्च की. From 2018, the government has taken an initiative for billion tree plantation across the country. 2018 से हुकूमत ने अपने पूरी कंट्री में बिलियन ट्री प्लांटेशन, खरबों की तादाद में शजरकारी का आगाज किया था. It will be achieved in 5 years और ये हम 5 सालों में अचीव करेंगे. Next topic is biodegradable and non-biodegradable material. Here is the activity number 5. तो put the things given below in separate bags. नीचे जो चीज़ें दिखाई गई हैं उनको एक सेपरेट बैग में, अलग अलग बैग्स में डालें. लीव देम फॉर अ वीक और फिर इसको एक हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए छोड़ दें. ऑब्जर्व इट आफ्टर अ वीक और फिर एक हफ्ते के बाद उनको ऑब्जर्व करें. हैव एनी चेंजेस टेकन प्लेस, क्या उनमें कोई चेंजेस हुई है, कोई तब्दीली आई है. अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज वुड, ब्रेड, वाटर, लेदर, स्टोन एंड फ्रूट. व्हाई इट इज एप्रोप्रिएट टू ब्यूरे डेड बॉडीज एंड पील्स ऑफ वेजिटेबल्स. तो कह रहे हैं सब्जियों के पील्स बकाया जात और जो डेड बॉडीज होती हैं उनको ब्यूरे दफन करना मुनासिब क्यों होता है? इन फैक्ट द डेड बॉडीज आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपोनेंट्स बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई. अब जो डेड बॉडीज होती हैं उनको बैक्टीरिया और फंजाई सिंपल कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं. इफ यू थ्रो ब्रेड, राइस, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन द ग्राउंड, अगर आप जमीन पर सब्जियां, फल, गोश्त, चावल या फिर ब्रेड फेंके, यू विल सी दे हैव डिसअपियर्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन. तो आप देखेंगे कि वो डिकम्पोजिशन के बाद, डिकम्पोज होने के बाद वापस से डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है. द मटेरियल्स विच आर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. वो चीज़ें, वो मटेरियल्स जो कि एक कुदरती प्रोसेस, कुदरती अमल से के थ्रू सिंपल कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर वो हमारे ग्राउंड का, हमारे सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहा जाता है. The materials that do not break down into simple substances by natural process are called non-biodegradable materials. और वो materials जो कि कुदरती अमल के थ्रू सिंपल कंपोनेंट्स में या सिंपल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, उन materials को non-biodegradable materials कहा जाता है. अब इस बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और या फिर उसके अलावा इनके डिकम्पोजिशन टाइम की बेस पर हम देख लेते हैं. जो ऊपर चीज़ें हमें शो की गई हैं उनमें क्या कोई चेंजिंग्स आती हैं या फिर
कैसी कैसी चेंजिंग्स आती हैं। फर्स्ट इज वुड। वुड इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बट इसका जो डिग्रेडेबल प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग है, ये अप टू 50 to 100 ईयर्स जो है वो टाइम लेता है डिग्रेडेबल होने के लिए। यहाँ पे हमने 1 वीक के लिए इसको छोड़ा था, तो आफ्टर 1 वीक इसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएंगी। सेकेंड इज ब्रेड। ब्रेड का डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत कम अरसे में होता है, इसलिए ब्रेड में चेंजिंग्स आएंगी, इसमें मॉइस्ट प्रोड्यूस होगा जिससे इसमें फंजाई ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज आल्सो अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी बहुत टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम अरसे में ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें भी चेंजिंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, इसमें बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज लेदर। लेदर का डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अप टू 50 ईयर्स होता है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग्स आफ्टर 1 वीक इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। नेक्स्ट इज स्टोन। स्टोन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो इसमें तो वैसे ही कोई चेंजेस नहीं आती। नेक्स्ट इज फ्रूट। फ्रूट का भी फ्रूट भी एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, और इसका जो बायोडिग्रेडेबल टाइम होता है वो भी कम होता है, तो इसमें भी मॉइस्ट प्रोड्यूस होगा, और उस मॉइस्ट प्रोड्यूस होने की वजह से इस पर फंजाई ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे कुछ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की एग्जांपल्स जो की गई हैं। Vegetables and fruits are biodegradable materials. Meat and paper are also biodegradable materials. ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि बहुत क्विकली डिकम्पोज्ड होते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. They are not decomposed by bacteria and fungi. नेक्स्ट इज वेज टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं हो सकती, उनको कम करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं. टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स की से होने वाली आलूदगी को कम करने के लिए द प्रिंसिपल ऑफ 4R, 4R का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है. 4R मीन्स टू रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस एंड रिफ्यूज. अब 4R का मीन क्या है? ऐसे 4 वेज हैं जिनके फर्स्ट लेटर जो है वो R है, तो इसलिए इस प्रिंसिपल को 4R का नेम दिया गया है. अब वो 4R क्या है? वो 4 वेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रिफ्यूज, मीन कि ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं हो सकती उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज रिड्यूस, ऐसी चीज़ों को हमें उनके यूज़ को बहुत कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए. नेक्स्ट इज रीयूज, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को हमें रीयूज करना चाहिए, दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए. नेक्स्ट इज रिसाइकल, ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं हो सकती उनको रिसाइकल करके उनसे न्यू प्रोडक्ट्स बना के उनको फिर से यूज़ करना चाहिए. Here our lecture is over. Hope so you all have properly understand this chapter. Take care. Allah Hafiz.